आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे। और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा, उसके बीच में 2 दशक बज चुके थे, लेकिन हाल यही था। और 2014 तक सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब गलती देख रहे थे, लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं। 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना, लटकाना, भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग को बनाया। आज नीति आयोग बहुत तेज गति से काम कर रहा है। अब देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। और मैं तो देख रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, विकास के लिए एक मॉडल के रूप में वैश्विक संस्थाएं इसको अनुमोदन दे रही है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ये सफलता बनी है। देश के कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था, और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था। उनको तो ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता, तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो। ये हाल बन गया था, ये वर्क कल्चर बन गया था। हमने इस स्थिति को बदला। सबसे पहला आग्रह किया, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का। एक के बाद हम निर्णय किए। और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था, आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव-गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव ने उत्सव मनाया बस्तर में। ये परिस्थितियां छोड़ करके गए हुए हैं लोग, और यहां पर पता नहीं किस प्रकार से देश को कहां ले जाना चाहते हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहने के लिए इसको उल्लेख कर रहा हूं। कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते। और ये इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की। विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे, खैर नेहरू जी ने शिलान्यास किया। अब इंप्लीमेंटेशन देखिए इनको। मेरा जन्म नहीं हुआ था जब इसकी कल्पना की गई थी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने उसका उद्घाटन किया। ये हाल है।
और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन अनशन पर बैठना पड़ा था नर्मदा सरदार सरोवर डैम के लिए, मेरे राज्य के किसानों के लिए। मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया था, तब जाकर के भारत सरकार को झुकना पड़ा और तब जाकर के सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन को गति मिली और यहां मैं पहुंचा, तब मुझे उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। और आज कच्छ तक हावड़ा बीएसएफ के लोग जहां बैठते हैं वहां तक नर्मदा का शुद्ध पानी पीने के लिए पहुंच रहा है। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? और यहां पर इम्प्लीमेंट किसी ने शब्द पकड़ा दिया, हर एक के मुंह से वही निकल रहा था। हमने कांग्रेस की कार्यशैली को बदलने के लिए, जब मैंने देखा कई ऐसे काम थे अटके पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं थे फाइलों में, और पॉलिटिकल फायदे के लिए अनाउंसमेंट कर दिए, दिए जला दिए, पत्थर लगा दिए, करना कुछ नहीं। आखिरकार मैंने एक टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बनाया यहां आकर के, प्रगति के नाम से। ये प्रगति प्लेटफॉर्म का मैं उदाहरण देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद हिमाचल में एक ट्रेन उन्होंने पार्लियामेंट में घोषित की थी, शायद ऊना और कोई। मेरे आने तक वो कागज पर भी उसका ड्राइंग नहीं बना था, बताओ, और चुनाव जीतने के लिए वो घोषणा कर दी। प्रगति के अंदर मेरे सामने विषय आया, ऐसे कई विषय मेरे सामने आए, और उस प्रगति के अंदर हमने एक एक प्रोजेक्ट क्यों अटके हुए, कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की काम में क्या मुसीबत आई है, किसने गलत तरीके से इसको आगे बढ़ाया, और बजट तो बढ़ता ही गया था। जो योजना 900 करोड़ में होनी थी वो 90,000 करोड़ तक पहुंच जाए, ये हाल करके रख दिया था इन्होंने। हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा, अभी मैंने 50वां एपिसोड पूरा किया उस मीटिंग का, और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, उनकी कठिनाइयों को भी समझा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन मिनिस्ट्री का परेशानी हो रही है, किस स्टेट की परेशानी हो रही है, किस कानून की परेशानी हो रही है, हर एक की बारीकी से देखा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीस का काम को गति मिली। 85 लाख करोड़ रुपीस के काम, आप कल्पना कीजिए, देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है। रेल हो, रोड हो, सिंचाई हो, ग्रामीण कोई व्यवस्था का काम हो, इन सारी चीजों को हमने इसमें लिया। अब जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, आज ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और बर्फबारी में इन दिनों आपने देखा एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है, बर्फ के बीच में थे, चारों तरफ बर्फ की चादर छाई हुई है और वंदे भारत ट्रेन निकल रही है, और लोग कहते हैं गलती मत करना, ये तो विदेश है, ये हिंदुस्तान है, ये रील चल रहे हैं बाजार में। लेकिन 3 दशक तक यही प्रोजेक्ट लटका हुआ था। 3 दशक, 30 साल, आप कल्पना कर सकते, 2 पीढ़ी आगे बढ़ जाए, ये यहीं के अटके पड़े थे। हमारी सरकार ने इसको पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, मैं असम की बात करता हूं, और कोई ये मत सोचो कि मैं चुनाव है इसलिए बोल रहा हूं, इनके पाप है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। कांग्रेस सिर्फ इमेजिन करती है और इंप्लीमेंट करने का उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब असम का बोगीबिल ब्रिज, ये बोगीबिल ब्रिज अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज, कितने ही सालों तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा। हमने प्रगति के माध्यम से इसको रिव्यू किया और असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ी सुविधा वाला ये काम हमने पूरा किया। आदरणीय सभापति जी,
इम्प्लीमेंटेशन की बातें जब करते हैं तो एक बार और हमारे पास तो तथ्यों के साथ चीजें हैं कि हमने चीजों को समय पर पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। और इन दिनों तो जो काम कर रहे हैं समय से पहले हो रहा है। हमने पूरी दुनिया को कहा था कि हम 2030 तक यहां पहुंचेंगे सोलार में, हमने वो काम 2025 में कर दिया। हमने इथेनॉल का समय तय किया था, हम उसमें भी 2-3 साल पहले ही काम पूरा कर लिया। तो एडवांस में हम काम पूरा करने का इंप्लीमेंटेशन की ताकत हमारे से उससे भी ज्यादा है। आदरणीय सभापति जी, भाजपा हो, एनडीए हो, हमारा अप्रोच, चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच और कांग्रेस के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, बहुत फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वह चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। अब मैं इनका इतना बोल करके छोड़ दूंगा तो आज पता नहीं रात को उनको नींद नहीं आएगी और गालियां कल कैसी दे उसका प्लानिंग चलेगा। लेकिन मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं किस प्रकार से लोग सोचते थे देशवासियों के लिए। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या पूरी कांग्रेसी बिरादरी हो, ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे कई कोटेशन मिलेंगे। मैंने दुनिया के सामने कहा है, देश के सामने कहा है, और कहा है इसलिए नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है। अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। हमारे लिए देशवासी समर्थक की पूंजी है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता धर्ता है। हम उसको समस्या कैसे कह सकते हैं? ऐसी सोच वाले लोग अपने परिवार का ही भला करेंगे और किसका करेंगे?
आदरणीय सभापति जी, देश के लोगों का अपमान करते रहना एक कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। आदरणीय सभापति जी, उनको कुछ भी लगता हो, कांग्रेस को ये गुनाह की Honorable members, it is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till disposal of the motion of thanks and the presidential address. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Yes. Thank you. आदरणीय सभापति जी, समय बढ़ाने के लिए मैं आपका और सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा, निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने, और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। और ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को असम की जनता के प्रति बड़ी नफरत है। उनको लगता है कि उसकी जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, मतलब उनके दुश्मन हो गए। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसे सोचते हैं क्या? मुझे तो तब बहुत पीड़ा हुई थी जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, जो कि इस देश के बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है जी, आज भी घर घर में उनको स्मरण करते हैं लोग।
उनके प्रति जो भक्ति का भाव है आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जिस प्रकार से, और हमारा सौभाग्य था कि हमने भूपेन हजारिका जी के देश के लिए जो उनका योगदान था, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके से पूरे देश को अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से बांध के रखा था। हमने भारत रत्न देने का निर्णय किया, इस पर भी इनको ऐतराज।